गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? जो एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट होता है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके बारे में पढ़ा था, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। अब देखो आज के जो अपना टॉपिक रहेगा उसके बारे में देखो। आज जो डिस्कस करने वाले हैं oscillations of freely suspended magnet। मीन्स अगर कोई भी मैग्नेट है उसको आप किसी पॉइंट से क्या कर लो, हिंज कर दो, तो उस वाली कंडीशन में उसका जो टाइम पीरियड वगैरह होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा, है ना, उन बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखो कोई भी एक मैग्नेट है, इस तरीके से यहां से फिक्स्ड कर दिया, ऐसे कुछ हिंज कर रखा है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं अपन, कुछ एंगल से घुमा लेते हैं, कुछ रोटेट कर लेते हैं, क्लियर है। तो इसको रोटेट करेंगे तो फाइनली ये कौन सी डायरेक्शन में आके रुकेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। अच्छा ठीक है, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फील्ड जो है, अर्थ का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन की मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है ना। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो एक चीज समझ में आती है, ओवरऑल मैं कहूँ तो इनके जो पोल्स होंगे नॉर्थ या फिर साउथ पोल, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू बी। ये तो लिख सकते हैं ना, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, m इंटू बी। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, या फिर टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा। क्लियर है? जो टॉर्क लगेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अगर वो रोटेट हो पा रहा है, तो उस वाली कंडीशन में कितना होगा, टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा।
अब देखो एक चीज की, अगर मैग्नेट का आप ऑसिलेशंस बेसिकली कैलकुलेट करना चाह रहे हो, मींस मैग्नेट को आपने एक बार घुमा दिया या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया आपने, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये क्या होगा, ऑसिलेट होगा, एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वो एसएचएम करेगा, ऑसिलेशन होगा, तो वहां पे ये बताना हो कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो कैलकुलेट करना हो। अगर उसका क्या कैलकुलेट करना हो, टाइम पीरियड, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये टॉर्क अपने पास आया एम बी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल जो आपके पास साइन थीटा होगा टेंडिंग टू थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल, तो आपके पास टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, एम बी थीटा, टॉर्क जो होगा अपने पास एम बी थीटा। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ, जब अपन ऑसिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं, कौन से फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे स्प्रिंग के केस में होता है माइनस के एक्स, क्लियर है, या कोई भी जनरल इक्वेशन में बात करें तो ओमेगा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। एसएचएम में बात करें तो क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नेचर रहेगा वो किस तरफ आना होगा, सेंटर की तरफ। उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा कि वो मीन पोजीशन की तरफ आए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन। बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे टॉर्क के आगे मैंने जो नेगेटिव साइन यूज क्यों किया, इसके बारे में समझ में आ रहा है क्या, इसमें डाउट तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसकी स्टेबिलिटी को बताता है, ये कह सकते हैं, है ना। अब देखो ये अपने पास टॉर्क की इक्वेशन आई। अब देखो टॉर्क को मैकेनिक्स के अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा जो है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा, आई एल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा, आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। अच्छा अल्फा को, क्योंकि यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो अल्फा को अपन थीटा की टर्म में क्या लिख सकते हैं, अल्फा जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसको थीटा की टर्म में क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर। डाउट तो नहीं है ना, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो अपने पास आएगा सर, यहां से आई इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। तो यहां से देखो क्या लिख सकती हूँ, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम बी बाई आई, माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये बेसिकली ऑसिलेशन को कब रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अच्छा फिर से रिपीट करेगा, चलो बेटा फिर से देखो। अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके पास जैसे मान लो कोई मैग्नेट है ना, उसका ऑसिलेशन आप करवा रहे हो प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चाहो तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ले सकते हो, या फिर अगर आप नॉर्मली सोचो कि मान लो कोई भी एक चीज इमेजिन करो कि आपके पास मैग्नेट है, क्लियर है, और आप बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, मान लो कि वो मैग्नेट है उसको आपने किसी दूसरे बड़े मैग्नेट के बीच में रख दिया, तो इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया वहां पे। अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे जो दोनों पोल्स है, नॉर्थ और साउथ, क्लियर है, उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे हिंज करोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो क्या होगा, क्या कहोगे कि टॉर्क जो होगा उसकी वैल्यू होगी एम बी साइन थीटा। जो टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से वो ऑसिलेट होंगे, तो उसका टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, एम बी
साइन थीटा। अब एक चीज बताओ कि अगर ऑसिलेशन की आप बात करना चाह रहे हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसको 90 डिग्री 40 डिग्री या फिर इस तरीके से बड़े एंगल पे रोटेट करना चाह रहे हो। बात क्लियर हो रही है? जो भी आप वेरिएशन देखोगे वो कितने एंगल पे देखोगे, जब इसको बहुत छोटा सा थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया हो, आपने जो डिस्प्लेस किया हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं कहूं, तो थीटा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर साइन थीटा या टेन थीटा ये जो होते हैं इनकी वैल्यू कम हो तो उनको टेंडिंग टू थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो साइन थीटा को मैंने लिख दिया थीटा। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया टॉर्क इक्वल टू एम बी थीटा। बट यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि सर इसका जो नेचर रहता है, अगर कोई भी सिस्टम जैसे चाहो तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लो या किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी देख लो, अगर नेगेटिव है तो वो क्या बताता है, उसके ऑसिलेशन को बताएगा या फिर उसकी स्टेबिलिटी को बताएगा। बात क्लियर हो रही है? किसी के आगे नेगेटिव है, अगर वो वेक्टर है तो किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। बाकी के केसेस में क्या होगा, या तो उसकी स्टेबिलिटी को बता रहा होगा या फिर इसके मीन पोजीशन की तरफ एफर्ट को बता रहा होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेट है उसका नेचर क्या होगा कि वो मीन पोजीशन की तरफ आए। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका, जो मैग्नेट है उसका नेचर क्या होगा कि वो मीन पोजीशन की तरफ आए। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एम बी थीटा। क्लियर है? अब देखो टॉर्क इक्वल्स टू मैंने लिख दिया आई इंटू अल्फा। तो ये तो रिलेशन होता है ना मैकेनिक्स में, रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहां पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसमें भी केसेस बन सकते हैं। इसमें एक चीज इमेजिन करो कि जो आई है, आई आपने कैलकुलेट किए थे, वहां पे कितने सारे प्रोसीजर थे, जहाँ पे रेक्टेंगल, कभी स्क्वायर, पता नहीं कौन कौन से सिस्टम के लिए सिलेंड्रिकल शेप वगैरह, है ना। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मैग्नेट का क्या होगा, डिफरेंट होगा। सोचो, अलग अलग एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट कर पा रहा है तो उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डिफरेंट होगा, तो उनके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब वहां पे टाइम पीरियड को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करके टाइम पीरियड वगैरह उन सभी चीजों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन था अपना टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब देखो ये टॉर्क ही तो है, तो क्या लिख दिया अपन ने, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। चलो ठीक है, बात क्लियर है। अब वहां पे अल्फा को या तो आप क्या लिखो, डी ओमेगा बाई डी टी लिख दो। अल्फा को आप ए की तरह ही ट्रीट कर लो, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी। वहां पे क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। सिमिलरली एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। लीनियर वेरिएशन हो तो वहां पे क्या लिखते हो, ए इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसी में अगर बात करें रोटेशन में जब अपन आते हैं तो वहां पे जो एक्स का काम कौन करता है, थीटा करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। क्लियर है? तो वहां पे अल्फा को क्या लिखोगे, अल्फा इक्वल्स टू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, थीटा की टर्म में लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो है आई को मैं यहां से डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो कितना आएगा, देखो तो, आई से डिवाइड कर लिया तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक चीज देखो कि एसएचएम में अपन कंडीशन लेते थे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर ओमेगा कैलकुलेट करते थे और वहां से टाइम पीरियड आता था, यही करते थे ना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हर एक कंडीशन में, भाई एसएचएम की कंडीशन प्रूव करने के लिए ही अपन क्या करते हैं, फोर्स को, फोर्स या प्रेशर या इस तरीके की चीजें उनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, और फाइनली अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि सर कैसे भी एक्सेलरेशन ले आओ, क्योंकि एक्सेलरेशन को जब अपन कंपेयर करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ तो कुछ टर्म में उनको अपन नेग्लेक्ट कर लेंगे, स्क्वायर वगैरह उस फॉर्मेट में आएंगे, तो अदरवाइज अपन ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे और टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर है? तो सेम चीज यहाँ पे रोटेशन में आप देख रहे हो, तो ए का काम कौन करेगा, अल्फा, और एक्स का काम कौन करेगा, थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, या फिर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये अपना सिंपल क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां से मैं समझ सकता हूं कि डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, एम बी बाई आई इंटू थीटा। तो थीटा टर्म क्या कर दी, कैंसल आउट,
नेगेटिव नेगेटिव हटा दो तो ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट एम बी बाय आई। ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया, रूट एम बी बाय आई। ये तो ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो फाइनली जो मैग्नेट है उसके टाइम पीरियड जो आया वो कितना लिखोगे, आई बाय एम बी, इनवर्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी वगैरह तो फिर देख ही सकते हो है ना, इसका इनवर्स। तो ये टाइम पीरियड आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाय एम बी। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली वो बातें वो देख लो। टी किसको रिप्रेजेंट करता है, जो मैग्नेट है जिसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, पहली चीज। दूसरा जो आई है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट वो मैग्नेट रोटेट हो रहा है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट कैपिटल एम, ये एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, S2n। क्लियर है। अच्छा अब देखो बी है वो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा फील्ड है, एक्सटर्नल। ये चीज ध्यान रखना, तभी तो ऑसिलेट होता है वो। क्लियर है। तो ये अपने पास टाइम पीरियड का क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, चलो देखो। अब देखो इससे रिलेटेड, जैसे मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि जैसे एक मैग्नेट है कुछ इस तरीके से, बेटा यहाँ पे जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो कहाँ, सेंटर के अबाउट यहां से कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो कर रहे हैं वो किसके अबाउट कर रहे हैं, सेंटर के अबाउट करेंगे। क्लियर है। आपको लेंथ वगैरह तो गिवन होगी। क्लियर है भाई, इस एक्सेस के अबाउट मान लो फिक्स कर रखा हो और फिर ऑसिलेट करवाओ। ठीक है, या फिर इसके मान लो बीच में से यहां से इस एक्सेस के अबाउट, तो आप परपेंडिकुलर या पैरेलल एक्सेस थ्योरम वगैरह उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, है ना, कि ml स्क्वायर बाय 3 होगा सर, ml स्क्वायर बाय 12 होगा, है ना, या क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये फिलहाल इस वाली सिचुएशन में सेंटर के अबाउट किया है। यहाँ पे जो किया है वो किसके अबाउट किया है, सेंटर के अबाउट। ठीक है, ठीक है बेटा, डाउट तो नहीं है और किसी में। चलो अब देखो, जैसा कि अपन क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे मान लो कि एक सिचुएशन आपके पास ऐसी है कि दो मैग्नेट ले लेते हैं अपन, ऐसे कुछ। ठीक है, और इसमें ये N और S, ये N और ये S। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो मैग्नेट है बेटा उसको एज अ रॉड कंसिडर कर लो, है ना, क्योंकि वैसे भी समझ में आता है कि वो क्या है। पर वॉल्यूम वगैरह की तो बात करोगे नहीं, उसकी थिकनेस वगैरह उन सभी चीजों को लेते हुए, है ना। ठीक है, बाकी अगर क्यूबॉइड या उस तरीके में जाओगे तो वहां पे फिर उस तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना। बाकी जनरली अपन रॉड की तरह ही ट्रीट करते हैं ना। चलो अब देखो, जैसे फर्स्ट सिचुएशन आपको ऐसा गिवन है, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन की, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो तो पहला जो छोटा वाला मैग्नेट दिख रहा है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना, m1। बड़े वाले के लिए कितना, m2। फर्स्ट वाले के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, i1। सेकेंड वाले के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, i2। क्लियर है। तो पहले इस तरीके से ऑसिलेट करवाया, पहले क्या किया, इस तरीके से ऑसिलेट करवाया। भाई ये मैग्नेट के ऊपर मैग्नेट रख दिया, बेसिकली मैग्नेट के ऊपर क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया। क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, ये वैसा ही प्रॉब्लम होगा जैसे मान लो कोई भी ब्लॉक है वो स्प्रिंग से कनेक्ट है और ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक रख दो। क्लियर है। तो उसका टाइम पीरियड किस तरीके से इफेक्ट होगा, क्या चीज होगी, है ना। तो सेम चीज की दो मैग्नेट है, उनको आपने इस तरीके से रख रखा है। सेम पोल एक तरफ है, अपोजिट पोल इस तरीके से है। और दूसरी में अगर मैं सिचुएशन लेता हूं तो यहाँ पे देखो कि दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो इस तरफ N और S है और इस तरफ ले लेता हूं मैं S और N। इस बार आपने क्या कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी। क्लियर है। फिर से मैग्नेटिक मोमेंटम m1, इसका m2, i1 और ये कितना, i2। ठीक है, अब देखो कि यहां पर ये जो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट का कॉम्बिनेशन है बेटा। जब ये ऑसिलेट हो रहा था तो इसका टाइम पीरियड जो मैंने ऑब्जर्व किया वो कितना था, t1 था। इसका जो टाइम पीरियड मैंने ऑब्जर्व किया वो कितना था, t1 था। और इसका जब टाइम पीरियड मैंने ऑब्जर्व किया वो कितना था, t2 था। तो आपको क्या क्या चीजें बतानी है कि यहाँ पे
m1/m2 क्या होगा, पहला क्वेश्चन, और फिर पूछा T1/T2 की वैल्यू क्या होगी। एक बार ट्राई करो तो। बेटा क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो क्लियर हो रहा है ना कि बेसिकली हो क्या रहा है। एक बार सेम पोल वाले एक तरफ रख दिए, अपोजिट पोल वाले दूसरे एंड पे है, और उनको ऑसिलेट किया तो टाइम पीरियड T1, और फिर ऊपर वाले मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो ऑब्जर्व किया गया कि टाइम पीरियड कितना है, T2 है। तो एक तो बताना है m1/m2 क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये पार्ट है कि T1/T2 क्या होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप कांस्टेंट मान लेना है ना, जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस लिख रहा हूँ अंदर की तरफ, है ना, और सेम है दोनों के लिए, दोनों ही सिचुएशन में। सोचो बेसिकली दूसरी सिचुएशन में हुआ क्या, अगर मैंने मैग्नेट को अपोजिट कर दिया तो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैग्नेट को मैंने अपोजिट पोल कर दिया, अपोजिट साइड से मैंने इस तरीके से रख दिया, तो इससे बेसिकली होगा क्या, क्या फर्क पड़ेगा। बेटा डायरेक्शन ऑफ बी चेंजेस, बेटा बी की डायरेक्शन तो अपन ने पहले ही कह दिया ना कि सेम है, पर ये तो आपका डाउट ही ना है, इसीलिए पहले ही अपन ने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है और इनसाइड द पेपर है, वो तो पहले ही डिफाइन है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा सा सोचो, पहले वाले अगर सिस्टम में देखोगे तो पहले सिस्टम में क्या है कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट आप क्या करोगे, ऐड करेंगे। सर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ले लो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। बट दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ऑब्वियसली माइनस करेंगे, दोनों की डायरेक्शन बेटा आएगी तो वो ऑपोजिट नहीं, सेम अमाउंट नहीं है ना, तभी तो अपन ने डिफाइन किया ना। यहाँ पे m1 और m2 क्यों लिया था, इसीलिए तो लिया था। पर यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों को क्या करोगे, mnet क्या लिखोगे, mnet इक्वल्स टू हो जाएगा m1 प्लस m2, क्लियर है। और यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि सर डायरेक्शन अपोजिट है, तो m2 जो बड़ा मैग्नेट है, इसीलिए तो साइज में भी वेरिएशन दिया ना, m2 माइनस m1, क्लियर है। बी तो दोनों में ही कांस्टेंट है। चलो बेटा ये क्वेश्चन करे या फिर हो गया, बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करे क्या। चलो देखो सबसे फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट किसके लिए, फर्स्ट वाले सिस्टम के लिए। तो इसके लिए टाइम पीरियड जो था t इज इक्वल टू 2π√i/mb, जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट आप रेड पी लो, थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। टाइम पीरियड कई बार ऐसे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं, जैसे मैग्नेट है उसके ऑसिलेशन से रिलेटेड, है ना, तो वहां पे वो पूरा प्रूव थोड़ी करोगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे अच्छा दूसरी चीज की इसके अंदर आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसको अपन चाहे फर्स्ट वाला केस हो या फिर सेकंड वाला केस हो, भाई इनर्शिया तो क्या करोगे, ऐड ही तो करोगे। इनर्शिया बेसिकली किसके इफेक्ट को बताता है, मास के इफेक्ट को बताता है, मास से थोड़ा सा अलग है बट है क्या, किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया को तो अपन क्या करेंगे, दोनों ही केस में प्लस करेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन T1 जो आया मेरे पास 2π√i1 प्लस i2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B,
फर्स्ट इक्वेशन। बेटा एक्सप्रेशन देखना, तो अगर डाउट है तो पूछोगे। T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट I1 प्लस I2 अपॉन M2 माइनस M1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। डाउट तो नहीं है इन दोनों इक्वेशंस में? ठीक है। अब देखो बेसिकली मैं डिवाइड कर रहा हूं, है ना, तो डिवाइड करूंगा तो देखो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं यहीं से बता दूं कि 2 पाई एक तो कैंसिल आउट होगा, दोनों तरफ है, और ये ऊपर वाली जो टर्म है I1 प्लस I2 वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो रेसिप्रोकल है M1 प्लस M2 वो एक दूसरे का ऑपोजिट आ जाएंगे, और B भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां से T1 बाई T2 आपके पास आएगा, वो कितना हो जाएगा, रूट M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। भाई T2 के लिए ये एक्सप्रेशन था, याद करो सेकंड केस में, तो ये इनवर्स हो जाएगा ना, तो ऊपर आ गया, और पहले वाले के लिए नीचे आ गया, है ना। तो देखो इसके अंदर अपन को कैलकुलेट क्या करना था, पहले केस में M1 बाय M2 पूछा था, ठीक है, और दूसरी केस में पूछा था T1 बाय T2। क्लियर है? तो T1 बाय T2 तो अपने पास आ ही गया। क्लियर है? अब बात है M1 बाय M2, तो ऐसा करते हैं इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। अपन को चाहिए क्या, M1 और M2 इन दोनों का रेशियो, तो ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, M2 T2 स्क्वायर माइनस M1 T2 स्क्वायर इक्वल्स टू M1 T1 स्क्वायर प्लस M2 T1 स्क्वायर। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अब अपन को M1 बाय M2 चाहिए ना, तो M1 वाले एक तरफ रख लो और M2 वाले एक तरफ रख लो, तो इसको मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं और इसको इधर की तरफ, तो हो जाएगा M2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल्स टू M1 बाहर आ गया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। क्लियर है? पूछा था M1 बाय M2, तो M1 बाय M2 जो होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा? इसमें डाउट तो नहीं है? ठीक है, बेसिकली ये इसी डेरिवेशन का ही बेसिकली ये पार्ट था, लेकिन अपन ने इसको क्वेश्चन बना के सॉल्व किया है ना, जब सेम डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे कंपैरिजन करना हो। अब मान लो इसमें आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड का पता है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, तो भाई कैलकुलेशन ही होगी ना, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट I बाय MB। अब ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो I में कुछ चेंज करवाएगा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करके। ठीक है, चलो, तो ये आपको वैल्यूज गिवन होगी, तो बोर्ड लेवल पे बहुत है, यहां तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अपन ने सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस किया था क्या? अपन ने सोलेनॉइड से रिलेटेड कोई डिस्कस किया था क्या? नहीं किया। चलो देखो सोलेनॉइड के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये वाला पोर्शन जो है मतलब थ्योरेटिकल है, तो मैं पॉइंट सारे ही एक्सप्लेन कर लेता हूं, है ना, और रेफरेंस के लिए आप वो भी ले सकते हो, जो मॉड्यूल वगैरह है उसको भी ले सकते हो ना। तो देखो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। अब देखो एक चीज समझ में आती है सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में। वैसे सोलेनॉइड के बारे में आप डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हो, जहां मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हो, है ना, वहां पे हम बकायदा सारी चीजें प्रूव भी करते हैं, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरीके से चेंज होता है, वो सारी बातें, है ना, वो अपन पढ़ चुके हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन सिंपल अगर बात करें तो एक चीज समझ में आती है कि कोई भी सोलेनॉइड है तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड का
ग्राफ वगैरह देखे तो अपन क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है वो आइडियल सोलेनॉइड के लिए कहते हैं कि सेम रहता है, अदरवाइज तो एंगल टू एंगल क्या होता है, वेरी करता है। क्लियर है? अच्छा अब देखो यहाँ पे जैसे सोलेनॉइड कहेंगे किसको, सबसे पहले तो आपके पास एक इंसुलेटर सिलेंडर है। क्या है? इंसुलेटर कोई सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कॉपर की कुछ वायर से कुछ टर्न्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसी सेल या फिर बैटरी से। क्लियर है? तो ये कॉपर वायर है। क्लियर है? अब होगा क्या कि ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ठीक है, करंट के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि सर करंट फ्लो होने की वजह से जो ये वायर है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो करंट अगर किसी भी सर्कुलर, अगर ध्यान से देखे तो ये क्या है, सर्कुलर ही तो है, बहुत सारी रिंग है उनका कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी रिंग है उनका क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं कहूँ तो इस सोलेनॉइड को देखो ध्यान से, इस सोलेनॉइड को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये सोलेनॉइड है तो छोटे छोटे मैग्नेट बना लो, ज्यादा बड़ा बन गया, ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट NS NS ऐसे बना सकते हैं ना। बेसिकली सोलेनॉइड है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ही तो है मैग्नेट का। क्लियर है? बहुत सारे लूप बने हुए हैं तो इफेक्टिव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? अच्छा अब देखो कि यहाँ पे ये इंसुलेटर है, इसके ऊपर कॉपर के टर्न से करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे जो एंड है, अगर सर्कुलर लूप है तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि अगर सर यहाँ पे करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, करंट कैसी फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। अगर करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल। और अगर करंट है उस वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल, क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो अगर देखें तो एक चीज तो समझ में आती है कि सर ये लूप है, सर्कुलर लूप बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब हर एक सर्कुलर लूप से रिलेटेड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन देते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन देते हैं वो किससे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो इसका मतलब सर यहाँ पे इतनी सारी कॉइल है तो इन सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्शन देख सकते हैं। तो डायरेक्शन देखने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल सा रूल कि अगर एन पोल है, एन पोल कब होगा, जब करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? और एस पोल कब होगा, जब करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसमें डाउट तो नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे अपने पास ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे एक पोल तो N होगा और एक पोल जो होगा वो S होगा भाई, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की आप बात कर रहे हो। तो मैं रैंडमली भाई यहाँ पे तो ओपन, क्योंकि यहाँ से भाई क्लियरली यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, तो अगर मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे जो करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि सर यहाँ पे N पोल है बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, S पोल। भाई जरूरी नहीं है कि यहीं पे S बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि करंट किस तरीके से, और वो आपको सीक्वेंस बता दिया कि कौन सा कब जनरेट होगा। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया है कि एक पोल S है और एक क्या है, N पोल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे N और S पोल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड फील्ड लाइंस होगी जो जनरेट हो रही होगी, और इन फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो एज अ मैग्नेट कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सोलेनॉइड होता है वो किस तरीके का बिहेव करता है, जैसे कि वो क्या हो, मैग्नेट हो। क्लियर है? तो थ्योरेटिकल पार्ट में ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, सोलेनॉइड बना के ये सारे पॉइंट लिख सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर सोलेनॉइड को मैग्नेट की पार्ट में ब्रेक कर सकते हो और फील्ड लाइंस बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ये सोलेनॉइड बना जो मैग्नेटिक फील्ड है भी या नहीं, इससे रिलेटेड अगर आपको प्रूव भी करना हो तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। कि जैसे अगर बात की जाए कि ये जो सोलेनॉइड है इसको फ्रीली अगर आप हिंज करोगे, आपने कहा कि ये सर सोलेनॉइड है वो मैग्नेट बन गया, और अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बनाना है तो इसके इनर कोर के ऊपर क्या रख लो, कोई आयरन रॉड रख दो, तो उसके डोमेन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और वो खुद ही क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा।
क्लियर है? जिस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अगर प्रूव करना हो कि बेसिकली सोलेनोइड भाई मैग्नेट बना भी है या नहीं है। बात क्लियर हो रही है भाई? अपन कह तो रहे, पढ़ रहे हैं कि करंट फ्लो हो गई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये एन है, ये ऐसे ऐसी सारी चीजें हैं, बट एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली प्रूव करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड है भी या नहीं, तो या तो आप क्या करोगे, कंपास लेके जाओगे। भाई कंपास से देखेंगे कि डिफ्लेक्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट मींस कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उस कंपास नीडल, जो कि अपने आप में क्या है, मैग्नेट है, उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन आ रहा है, कुछ ना कुछ एंगल से वो निडल है वो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। या फिर अगर मान लो मैग्नेटिक कंपास नहीं है, तो क्या करोगे और क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैग्नेट अपन को देखना है मैग्नेट है या फिर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया? बेटा ये सोलेनोइड है, वो मैग्नेट बना है या नहीं है? आयरन पीस, ठीक है, ये भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लो आयरन पीस आप लेके आओगे, आयरन चिप्स अगर मैं कहूं, तो जैसे इनकी तरफ लेके आओगे तो क्या होंगे, वो अट्रैक्ट भी होंगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, ऐसा भी तो मैं कर सकता हूं कि सोलेनोइड को मैं फ्रीली, हाँ चार्ज पार्टिकल का भी कह सकते हो, लेकिन चार्ज पार्टिकल के लिए तो आपको उस तरीके से टंगस्टन वगैरह के साथ कोलिजन भी करवानी पड़ेगी। भाई चार्ज पार्टिकल को आप वहां से बाहर निकालना चाह रहे हो, एक्सेलरेट, क्योंकि वहां स्पीड या एक्सेलरेट करवाना होगा। क्लियर है? चलो ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे ही अपन सोलेनोइड है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में हिंच कर देंगे, तो एक चीज समझ में आती है कि सर मैग्नेट होगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और ऐसा अगर हुआ तो ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और इसका मतलब ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हुआ है, इसका मतलब सोलेनोइड है वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। क्लियर है? अगर सोलेनोइड को हिंज करोगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज अ मैग्नेट वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, और भी अगर चीजें देखनी हो तो क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है, आपके पास क्या है, बार मैग्नेट, अगर इसके मैग्नेट के पास में आप लेके जाते हो, तो एक पॉइंट के ऊपर, एक पोल के ऊपर क्या होगा, इसका अट्रैक्शन होगा, और दूसरे एंड पे क्या होगा, इसका रिपल्शन होगा। एक एंड पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और एक एंड पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो चलो ये भी प्रूव हो गया कि यहाँ पे ये जो है वो भी अपने पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, तीसरी चीज कि आपने जो सोलेनोइड है उससे रिलेटेड, अच्छा सोलेनोइड से रिलेटेड तो अपन ने प्रूव किया था कि एक्सेस के ऊपर, इससे पहले वाली क्लास में बेटा अपन ने प्रूव किया था कि सोलेनोइड अगर हो या सर्कुलर रिंग हो, उससे किसी एक्सेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r³ ऐसा कुछ। क्लियर है ना? तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट अपन ने प्रूव किया था m इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था 2 पाई के साथ में। क्लियर है? तो अगर ये सोलेनोइड है तो ये भी देख सकते हैं कि इसकी एक्सेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आती है, इस सोलेनोइड के एक्सेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो कितनी आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r³। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या है, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। क्लियर है? तो ये अपन ने डिस्कशन कर दिया इसके बारे में, 3 4 5 पॉइंट है ना। और फिर भी फील्ड लाइंस वगैरह के बारे में भी इसमें बता सकते हो कि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो सारी चीजें है ना। ठीक है, अब देखो इसके, ये तो बार मैग्नेट के बारे में, सोलेनोइड के बारे में पढ़ा। अब इसके अंदर जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर वहां पे डिस्कस करते हो एक गॉस लॉ, वहां पे क्या पढ़ते हैं, गॉस लॉ पढ़ते हैं ना क्लोज सर्किट के लिए। तो यहाँ पे जो गॉस लॉ है भाई, जो अगर चार्ज से रिलेटेड अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैग्नेट से रिलेटेड भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है? वहां पे चार्ज से रिलेटेड आपने क्या कहा था, वहां पे ऐसा कुछ कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लो ये क्लोज बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन गॉस लॉ में क्या होती है कि बॉडी सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज नहीं है तो क्या करते हैं, क्लोज बनाते हैं, है ना। जैसे आप रॉड के लिए बेटा प्रूव करते हो एक्सिस के ऊपर जो 2k लैम्डा बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रूव करते हो 2k लैम्डा बाय आर, या फिर स्पेरिकल सेल के लिए करते हैं। और उसके बाद और भी इंसुलेटर, कंडक्टर, होलो, सॉलिड, ये सारी चीजें आती है। तो वहां पे प्रूव बेसिक, हाँ एम्पियर सर्किटल लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रूव करते हैं। तो क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा i। तो ये सारी चीजें जो अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोज लूप होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कैसा लूप, क्लोज लूप।
क्लियर है? तो अगर क्लोज लूप है तो जैसे चार्ज के केस में क्या होता था कि यहाँ पे कोई भी अगर चार्ज रखे हुए हैं प्लस माइनस, जैसे मैं यहाँ पे प्लस भी ले रहा हूँ और माइनस भी ले रहा हूँ, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था कि सर जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बेसिकली क्या है, अगर मैग्नेटिज्म में बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पर्टिकुलर एरिया को क्या करती है, क्रॉस करती है। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कहूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो क्या लिख सकते थे, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखा था। क्लियर है? अच्छा, वहां पे इंपॉर्टेंट ये था कि सर यहाँ पे चार्ज होता था वो क्लोज बॉडी के अंदर वाला चार्ज अपन लेते थे और नेट चार्ज देखते थे, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल ऐड करके देखते थे कि पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। क्लियर है? पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। तो वहां पर ये केस पॉसिबल था कि जो फ्लक्स था वो अगर मान लो सेम चार्ज आप ले रहे हो और सेम अमाउंट में चार्ज, सेम चार्ज ऑपोजिट पॉलरिटी के चार्ज ले रहे हो आपस में और सेम अमाउंट में ले रहे हो, इवन नंबर में ले रहे हो, तो वहां पे नेट सिग्मा क्यू कितना होगा, जीरो। तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाती है उतनी अंदर आती है। ये कॉन्सेप्ट भी दे सकते हो। अदरवाइज इस वाले केस में अगर मैग्नेटिज्म में बात करोगे तो मैग्नेटिज्म में एक चीज समझ में आती है कि सर अगर क्लोज लूप अपन ने ले लिया और कोई भी, क्योंकि अगर बात करें मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अगर बात करो या तो एन पोल या फिर एस पोल सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को जो एन ले रहे हो तो इसका मतलब प्लस एम पोल स्ट्रेंथ है और एस के लिए क्या है, माइनस माइनस एम पोल स्ट्रेंथ है। क्लियर है? तो एक पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पर जितनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर जा रही होगी उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ही जा रही होगी। तो इसके बारे में क्या लॉजिक दे सकते हैं कि जो बाहर की फील्ड लाइंस है, जितनी बाहर फील्ड लाइंस है वो बाहर जा रही होगी, उतनी ही फील्ड लाइंस क्या है, अंदर की तरफ आ रही होगी। तो वैसे भी लॉजिकली भी समझ में आता है कि सर नेट जो चेंज हुआ फ्लक्स में, क्योंकि फ्लक्स तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ नेट चेंज जितनी जा रही है उतनी आ रही है, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया, जीरो। तो हमेशा ही अगर मैग्नेटिज्म में अगर बात करते हैं, अगर बात करें किसके अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा ही क्लोज लूप के लिए, तो यहां बात करोगे तो भी किसके लिए बात करोगे, क्लोज लूप के लिए ही बात करोगे। तो मैग्नेटिज्म में जो अगर बात करें तो इसके लिए फाई कितना होगा, जीरो। क्लियर है? और इसके लिए चाहो तो लिख भी सकते हो कि बी डॉट डी एस, डीए लिखना चाहो तो डीए लिख लो। क्लोज लूप के लिए अपन ने ऐसा कुछ बना लिया, ऑलवेज शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो इक्वेशन पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म में ये वाली पढ़ते हो, तो इन सभी का जो यूज होगा आगे जाके एम्पियर सर्किटल लॉ जो आप पढ़ा है उन सभी का यूज लास्ट में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर। क्लियर है? चलो, तो ये इक्वेशन पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, तो ये अपन ने कंप्लीट किया कि गॉस लॉ जो है उससे रिलेटेड क्या चीज हो सकती है। अब देखो इस पे बेस्ड, जैसे मान लो कि आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखो पहले तो अपन बेटा ये डिस्कस कर ले कि अपने आगे क्या क्या बचा हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने जो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया है, इसके बाद अपने पास जो है वो है कि आपके पास जो एंगल आप डिफाइन करोगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो अल्फा और डेल्टा के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपने पास जो डेफिनेशन बहुत सारी आती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, है ना, रिटेंटिविटी वगैरह, ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकल। और फिर जो कर्व है, बीएच कर्व जिसको कहते हैं, क्लियर है, वो करेंगे। और इसके बाद 2 लेक्चर लगेंगे और इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ड्यूअल रेडिएशन वाला जो टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा एक चीज बता, एक बार मुझे ये बता दो, आपका बेटा एग्जाम कब है, कब से है बेटा, आपके एग्जाम कब से है, 14 से है ना? ठीक है, तो 14 से है तो अपने पास टाइम कितना मिलेगा, नेक्स्ट वीक अपने पास है। ठीक है, 3-4 लेक्चर में हो जाएगा, ये 2-3 लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, चल बेटा आप क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। सबसे फर्स्ट जैसे मान लो कि यहाँ पे
हाँ बेटा, उससे पहले हो जाएगा, 14 सितंबर से पहले 2 टॉपिक अपन कर लेंगे। एक तो ये मैग्नेटिज्म वाला अपन करेंगे, जो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, जो थ्योरेटिकल पार्ट पूरा बचा हुआ है। इसमें कुछ डेफिनेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, और एक कुछ समझने वाली चीजें वो भी आपको देखनी है ना। और इसके बाद जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उनके बारे में देखेंगे, वो 3 से 4 लेक्चर का है। ठीक है, चलो अपना हो जाएगा ना दोनों टॉपिक। अब देखो अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी 10 मिनट बचे हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट दे रखा है, ठीक है, और उसके लिए आपको दे रखा है कि जो मैग्नेट के लिए जो पोल स्ट्रेंथ है वो आपको बता दी 2 एम्पियर इंटू मीटर। कितनी है? 2 एम्पियर इंटू मीटर। और यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ है 12, वो है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा बेटा, अभी तो आपके ईएमआई चल रहा है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है? बेटा एसी डीसी वाला टॉपिक है, तो आपके ईएमआई चल रहा होगा ना, तो उसके बाद वो हो जाएगा, है ना। हाँ तो चलो देखो, यहाँ पे ये जो साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 2 एम्पियर इंटू मीटर। अब देखो इसके बारे में ऐसा दे रखा है कि जो टाइम पीरियड है इसका, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास है 2 सेकेंड। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड। और आपको ऐसा दे रखा है कि ये जो मैग्नेट है इसका जो मास है वो कितना है? 2 kg। मास जो है वो कितना है? 2 kg। तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? आपने एक बार मैग्नेट लिया है, उसका मास कितना है? 2 kg, और पोल स्ट्रेंथ जो है वो है 2 एम्पियर इंटू मीटर। इसकी यूनिट से आप देख समझ सकते हो, लेंथ जो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और सॉल्व हो गया क्या? ओके ठीक है बेटा, एक बार ट्राई कर लो। -8.3 इंटू 10⁻³ बेटा आंसर ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 8.3 इंटू 10⁻³ टेस्ला। वन बाय 120। एक बार कैल 8.21 इंटू 10⁻³ 8.21 आ रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा सभी क्या आ रहा है ना आंसर?
आंसर ये आ रहा है क्या 8.3 इंटू 10⁻³ या 8.2 है ना 8.33 इंटू 10⁻³। अच्छा सॉल्व करेगा। चलो देखो अपने पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, सिंपली देखें तो t इक्वल्स टू क्या था, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट i बाय एम बी। क्लियर है। इसमें आपसे जो मिस्टेक अगर नहीं हुई ये क्वेश्चन तो मिस्टेक हुई होगी, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया है सेंटर के अबाउट, उस रॉड का मैग्नेट जो आपने एज्यूम किया है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया है सेंटर के अबाउट। इसमें बेटा कंफ्यूजन है आपको। बेटा एक चीज बताओ, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो ना, आई क्या होता है m इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है। तो मास लेके देख लो, dm कितना होगा m बाय एल इंटू एक्स, m बाय एल इंटू dx, और फिर इंटीग्रेट कर लो तो कितना आएगा ml स्क्वायर बाय 12। तो रिजल्ट आएगा कितना ml स्क्वायर बाय 12। क्लियर है। तो आई आपके पास है ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, कई बार अगर याद नहीं रहे तो कोशिश तो करो कि याद ही रहे ना, सेंटर के अबाउट, स्पेशली सेंटर के अबाउट और एंड के अबाउट, है ना, दो चीजें। बाकी बीच में ऐसे तो देख सकते हैं, बाकी नहीं हो तो इस तरह प्रूव कर लिया करो। अच्छा अब देखो तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 पाई आई क्या है ml स्क्वायर बाय 12 बाय, ये भी m आ रहा है तो इसको मैं m डैश लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू b। तो स्क्वायर कर दो तो t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4 पाई स्क्वायर इनटू ml स्क्वायर बाय 12 m डैश b। तो b कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 12 t स्क्वायर इनटू m डैश। क्लियर है। ये तो आ गया एक्सप्रेशन। अब आपके पास 4 पाई स्क्वायर होता है 9.8 के आसपास, पाई स्क्वायर जो है कितना होता है 9.8 के आसपास। अब बात करते हैं ये जो m था, ये m क्या था मास था, है ना। तो मास कितना था 2 kg इंटू लेंथ, लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। तो ये -2 का स्क्वायर बाय 12 इंटू 2 सेकेंड का स्क्वायर मीन्स कितना 4 इंटू ये क्या है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके लिए क्या गिवन था कि अपने पास स्मॉल m कितना था 2 और इफेक्टिव लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो -2। ठीक है बेटा, ये जो कैलकुलेशन होगी इतनी खतरनाक सी, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आ रहा है 8.21 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। चलो बेटा, आज तक अभी जो पढ़ा आपने डाउट तो नहीं है किसी पॉइंट में, जो अपन ने पढ़ा उसमें किसी पॉइंट में डाउट तो नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।